हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। चलो आज हम लोग फिर से रोटेशनल मोशन का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि पिछले क्लास में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक, और उसका फार्मूला भी हम डिराइव किए थे पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास या क्या बोले थे उसको बताओ, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन या डिसकंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो उसका फार्मूला भी कोई एक सिस्टम है, मान लो इस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या n नंबर ऑफ पॉइंट मासेज है। ठीक, तो किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होगा उसका फार्मूला हम लोग डिराइव किए थे। उसमें हम पिछले क्लास में ही आपको बताए थे कि ये चीज़ फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे। ठीक, ये थोड़ा फील वाला कंसेप्ट है तो ढंग से समझना, हालांकि इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। जैसा कि मान लो कि कोई एक ब्लॉक है। ठीक, मान लो इस ब्लॉक का मास मान लो कैपिटल M है। ठीक, ये ब्लॉक कौन सा पाथ मूव कर रहा है, लीनियर पाथ पर। ठीक, लीनियर पाथ कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक, मान लो इस ब्लॉक को हमको मूव कराना है तो इसका मान लो वेलोसिटी कितना हो गया v। कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस ब्लॉक को अगर मूव कराओगे, पिछले क्लास में देखना हम फार्मूला जो डिराइव किए थे वो फिर फोर्स मेथड से डिराइव किए थे। अब इसमें थोड़ा हम देखो डिस्कस करना चाह रहे हैं एनर्जी मेथड से। अब खुद सोचो, इस ब्लॉक को अगर मूव कराना होगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। मान लो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ मूव करा है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पर जो एनर्जी डिफाइन होगा बताओ कौन सा एनर्जी डिफाइन होगा, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी। अब खुद सोचो कि इस ब्लॉक का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा तुमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। उतना ज़्यादा तुमको किसका ज़रूरत पड़ेगा, एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, मान लो इसका मास 1 kg है, कम एनर्जी चाहिए इसको मूव कराने के लिए, मतलब लीनियर पाथ प्रोवाइड कराने के लिए। मान लो इसका मास 100 kg है तो बताओ कितना एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको लीनियर पाथ प्रोवाइड करने के लिए। तो बताओ यहाँ पर डायरेक्ट एनर्जी का फार्मूला लिखे हम तो बताओ यहाँ पर एनर्जी सबको पता क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू, बताओ कितना होता है फार्मूला बताओ लीनियर के लिए, हाफ mv²। ठीक, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एनर्जी। अब पिछले क्लास में याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब लीनियर पाथ और रोटेशनल पाथ को हम कोरिलेट किए थे। क्या बताए थे कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में बताओ क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक, और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी बताओ क्या है, लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड। ठीक, यहाँ पर अगर एंगुलर के टर्म में अगर सोचे, एंगुलर कहने का मतलब रोटेशनल के टर्म में अगर सोचे तो बताओ ये भी किसको रिप्लेस करेगा, ओमेगा को। तो बताओ इस केस में अगर रोटेशनल की बात करें तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा। अब खुद बता सकते हो आप क्या होगा, बताओ हाफ मास की जगह बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोटेशनल के लिए आई, और v की जगह बताओ क्या लिखेंगे, ओमेगा²। ठीक, ये चीज़ देखो मैं फील करा रहा हूँ इधर एक रिजिड बॉडी के कंसेप्ट से। थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मान लो एक हम रिजिड बॉडी कंसीडर कर रहे हैं। ठीक, ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब ये समझ लो कि अगर ये रिजिड बॉडी है तो ये इसका क्या है, एक्सिस है जो कि इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हम इसको ऐसे न ड्रॉ करते हुए हम थोड़ा पिक्चर और अच्छे से दिखाई दे, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे ड्रॉ करने का मतलब ये मत समझना कि एक्सिस यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, अभी भी एक्सिस वही है। ठीक, और ये रिजिड बॉडी ऐसे क्या कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मतलब इसको ढंग से अगर समझोगे तो कुछ ऐसा सिचुएशन समझो कि मान लो ये रिजिड बॉडी है। ठीक, और ये अगर रिजिड बॉडी है तो इसका देखो एक्सिस ऐसे है
और ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे से क्या कर रहा है, ऐसे से इस एक्सिस के अबाउट ये रिजिड बॉडी ऐसे से रोटेट कर रहा है। ठीक, अब बताओ इसमें ये जो रिजिड बॉडी होगा बहुत सारा पॉइंट मास का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, तो मान लो कि एक पॉइंट हम यहाँ पर मास मान लिए, ये मान लो m1, दूसरा मान लो यहाँ पर मान लो m2 मान लिए। ठीक, तीसरा मान लो यहाँ पर कोई मास मान लो m3, मान लो इधर कोई मास m4, इधर कोई मास मान लो mn। ठीक, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए मान लो r1, इसके लिए क्या मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, इसके लिए मान लो r3, इसके लिए मान लो r4 और इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ rm। ठीक, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि अगर ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो हर एक पॉइंट मास का एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ये प्रूफ भी किए थे। बट लीनियर पैरामीटर मतलब कि अगर इसका वेलोसिटी मान लो v1 मानते हो, इसका v2 मानते हो, इसका क्या मान लो v3, ये v4 डॉट 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 मान लो अगर ये vn है। ठीक, ये लीनियर पैरामीटर सेम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेडियस का वैल्यू क्या हो रहा है, अलग अलग है। ठीक, खुद सोचो कि अगर ये रोटेट करेगा तो ये भी पार्टिकल बताओ क्या करेगा, सर्कुलर पाथ। एक देखो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये भी पार्टिकल पॉइंट मास क्या करेगा, सर्कुलर पाथ। ठीक, उसी तरह ये भी सर्कुलर पाथ, मतलब इसमें हर एक पॉइंट मास क्या करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ठीक, तो एक देखना फिगर हम साइड में इधर ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट मास 1 के लिए, तो देखो कुछ इस टाइप का ऐसा ये सर्कुलर पाथ कर रहा है और इसका सेंटर यहाँ पर एक्सिस पर है। सेंटर कहाँ पर, इसका एक्सिस पर, और ये डिस्टेंस बताओ कितना है, r1। ठीक, तो इस इंस्टेंट पर अगर इस पॉइंट मास m1 का अगर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा v1। ठीक, और लीनियर और रोटेशनल में हम लोग को रिलेशन पता है, बताओ वो क्या होता है, लीनियर और रोटेशनल में v इक्वल टू क्या होता है, विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो इस रिलेशन से बताओ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r1। केवल एक हम समझाने के लिए ड्रॉ किए। सिमिलर फंक्शन में बताओ क्या डायरेक्ट यहाँ पर v2 हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू r2। ठीक, v3 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू r3 डॉट डॉट बताओ ये कितना हो जाएगा vn इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू r। ठीक, ये आपका v1 इक्वल टू ओमेगा इंटू r1 है। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक, अब देखो इस रिजिड बॉडी का ध्यान से देखो तो ये रिजिड बॉडी है क्या, एक सिस्टम बन रहा है और एक सिस्टम में बताओ टोटल कितना मासेज है, इन नंबर ऑफ मासेज है, और ये सब के सब पॉइंट मास क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। ठीक, तो बताओ इसका अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे हम, ये बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है। थोड़ा एनर्जी मेथड से सोचने की कोशिश करना कि हमको इतना एनर्जी चाहिए इस रिजिड बॉडी को क्या करने के लिए, रोटेट कराने के लिए, प्योर रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करने के लिए इतना हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जैसा कि लीनियर में बताओ इतना क्या था, एनर्जी था, इसको लीनियर पाथ प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, जितना ज़्यादा मास उतना क्या होगा, ज़्यादा टफ है क्या करना, इसको लीनियर पाथ प्रोवाइड करना। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा क्या होगा, टफ होगा रोटेशनल पाथ प्रोवाइड करना। ठीक, चलो बताओ इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बताओ इस सिस्टम का टोटल कितना होगा, हर एक पॉइंट मास का इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी लिख दो। ठीक, तो क्या बताओ इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट मास का बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, क्या जानते हो फॉर्मूला बताओ, हाफ पॉइंट मास 1 का m1 v1 स्क्वायर। अरे बेटा यही होगा ना। ठीक, दूसरे के लिए बताओ कितना हो जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक, उसी तरह बताओ ऐसा कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इसमें, बताओ पॉइंट मासेज है n, तो हाफ mn vn स्क्वायर। ठीक, अब कुछ मत करो, ये सब वैल्यू इसमें पुट करो, क्योंकि फाइनली हमको जो डिस्कस करना है किसके बारे में डिस्कस करना है, रोटेशनल के बारे में। किसके बारे में, रोटेशनल के बारे में। तो थोड़ा बहुत आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा।
मतलब लीनियर पैरामीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रोटेशनल पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। कुछ मत करो, ये वैल्यू इसमें पुट करो। तो बताओ यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, हाफ m1। v1 का वैल्यू यहाँ से पुट करो तो बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू r1। तो क्या लिखूँ, ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस इसके लिए लिखोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे, डॉट डॉट बताओ ये कितना n, हाफ क्या लिखोगे mn। ये वैल्यू पुट करोगे तो vn बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर rn स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से देखो कुछ पोर्शन कॉमन निकल रहा है तो बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इस बताओ रिजिड बॉडी का। तो हाफ कॉमन निकाल लो। ठीक, हाफ कॉमन निकालोगे तो बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर देखो यहाँ से आ जाएगा क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 बताओ क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर। और फिर देखो सब में ओमेगा कॉमन है तो बताओ यहाँ पर क्या लिखोगे, ओमेगा स्क्वायर। समझ पा रहे हो। ठीक, यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो कि पिछले क्लास में ये टर्म के बारे में अब कुछ देखा देखा टाइप पर लग रहा है ये। अरे इसी को बताओ क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये टर्म बताओ किसके बराबर होगा, विच इज इक्विवेलेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ आई कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई बराबर बताओ क्या होगा यहाँ पर, आई इज इक्वल टू बताओ क्या लिख दूँ, डायरेक्ट समेसन एम आई आर आई का स्क्वायर, वेयर आई इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 to n। ठीक, जैसा कि हम लोग देखो यहाँ से भी एनर्जी मेथड से भी हम लोग ये रिलेशन को हम लोग प्रूफ कर दिए कि यहाँ से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ किसके बराबर हो, किसके बराबर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना भी डेरिवेशन हम किए हैं कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा है। आपको लीनियर पैरामीटर्स पता है, वही लीनियर पैरामीटर्स का कंसेप्ट हम यूज किए हैं और रोटेशनल के लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर देखो क्या है, लीनियर के लिए हाफ यहाँ पर क्या आता था, मास का टर्म। तो यहाँ पर बताओ मास की जगह क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, और यहाँ पर बताओ क्या आता था, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, एंगुलर या रोटेशनल वेलोसिटी। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो बच्चों, अब देखो आपके क्लास में देखो केवल न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सारा न्यूमेरिकल्स होगा। ठीक, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर न्यूमेरिकल्स होगा वो सिर्फ पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसा कि पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि दो टाइप का मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक पॉइंट और दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस। ठीक, तो कंटिन्यूअस हम लोग ऑलमोस्ट नेक्स्ट क्लास से शुरुआत करेंगे। तो अभी जो डिस्कस करेंगे हम वो पॉइंट मास के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो एक बहुत आसान क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक, जैसा कि देखो यहाँ पर क्वेश्चन इस मतलब कि बोर्ड पर ऑलरेडी लिख चुके हैं। मान लो एक थिन रॉड है, थिन रॉड है कहने का मतलब मासलेस रॉड है। क्वेश्चन में दे रखा है कि रॉड कैसा है, मासलेस है। इस रॉड के दोनों एंड पर 2 पॉइंट मास हम कनेक्ट करके रखे हैं, जिसका मास m1 और इसका मास क्या है, m2। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, तो देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दिखा रखा है, मतलब इसको थोड़ा और अगर रियलाइज करोगे तो समझो कि ये रॉड है। ठीक, मासलेस रॉड है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मास अटैच करके रखा हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट मास को अटैच करके रखा है, और ये इसका एक्सिस है। और ये सिस्टम देखो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे देखो क्या कर रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, तो तुमको पूछ रहा है कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होगा।
ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले सिस्टम में देखो कि कितना पॉइंट मास है, 2 पॉइंट मास है, एक m1, दूसरा बताओ क्या है m2। ठीक, हमको फॉर्मूला पता है n नंबर ऑफ मासेस के लिए, लिख दो वैल्यू। तो बताओ अगर इस I1 का वैल्यू लिखना चाहें तो बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे, 2 पॉइंट मासेस के लिए m1 क्या लिखोगे, r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर होगा। ठीक, अब R1 और R2 का वैल्यू लिखना है। तो देखो यहाँ पर R1 का वैल्यू यही एक्सिस है और यही पॉइंट मास है। क्या दोनों पॉइंट एक ही जगह क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक, ये मतलब एक्सिस भी वही है और पॉइंट मास भी वहीं पर लाई कर रहा है। तो बताओ R1 का वैल्यू इस केस में कितना होगा, 0। और बताओ R2 का वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ से लेकर इस एक्सिस, R2 क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये तुम्हारा m2 के लिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो कि किसके बराबर है, d के बराबर। मतलब यहाँ पर देखो क्या वैल्यू पता है हमको, R1 इक्वल टू 0 एंड R2 इक्वल टू बताओ कितना पता है, d। पुट कर दो तो बताओ यहाँ पर I1 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तो वैल्यू 0 पुट करो तो कितना होगा, 0 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू बताओ कितना होगा, m2 डी स्क्वायर। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी में देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ कि बताओ, तब यहाँ तक इसको लिख लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। चलो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखना। अब देखना इतना बार बार मैं क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये फालतू का टाइम वेस्टेज है। हम लोग का टारगेट रहेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक, तो मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पर समझा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि वही थिन रॉड है, मतलब मासलेस रॉड है, इसके दोनों एंड पर 2 आइडेंटिकल मास को अटैच करके रखे। ठीक, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, दे कितना दे रखा है, स्मॉल d। तुमसे पूछ जाएगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द मासलेस रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ये देखो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है, तुमको बिना कैलकुलेशन किए हुए तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मासेज है, जितना मास इधर है उतना ही मास क्या है, इधर है। ठीक, तो बिना कैलकुलेशन किए हुए आप बोल सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर लाई करेगा, मिड पॉइंट पर। कहाँ पर लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर लाई करेगा। ये जो कोऑर्डिनेट होगा बताओ किसका हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास का। ठीक, जो कि इस मास से कितना डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, डी बाई में 2। ये कितना हो जाएगा बताओ डिस्टेंस, डी बाई में 2। और ये बताओ कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये भी डी बाई में 2। ठीक, बहुत आसानी से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। जिन बच्चों को अगर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट नहीं निकालने आता है उनके लिए मैं देखना यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार आपका मास आइडेंटिकल ही हो, कि यहाँ पर देखो ये दोनों साइड में मास क्या है, आइडेंटिकल है। तो आप आराम से सोच सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर लाई करेगा। मान लो यहाँ पर मास m दे देते और यहाँ पर मास 3m दे देते, क्या बताओ ये आइडेंटिकल का केस बनता, नहीं। वहाँ पर आपको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पर आपको एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखो एक जनरल हम देखो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं कि मान लो 2 पॉइंट मास है, ये m1 है और ये मान लो m2। ठीक, इस सिस्टम का हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लो d है। ठीक, यहाँ पर अगर d है तो सेंटर ऑफ मास का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन करोगे। और कोशिश करना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जब डिफाइन करना तो हमेशा ध्यान रखना कि क्यों ना हम एक बॉडी पर क्या मान ले, ओरिजिन मान ले। ओरिजिन मान लोगे तो उससे कैलकुलेशन क्या होगा, और आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करें, इसी को ओरिजिन मान ले रहे हैं। इसको जब ओरिजिन मानोगे तो ये बताओ क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये बताओ क्या हो जाएगा, मान लो वाई एक्सिस।
ठीक, बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, क्योंकि ये मास किधर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, इसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इसका अगर m2 का कोऑर्डिनेट लिखें इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ओरिजिन मेरा देखो ये है, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है, तो इसके रिस्पेक्ट में बताओ कितना होगा, d,0। हम जेड को क्या मान रहे हैं, ऑलवेज 0, क्योंकि कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक, अब देखो सबको पता है कि ये पूरा टोटल सिस्टम एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। वो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से भी देख सकते हो ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 होगा। मतलब बिना कैलकुलेट किए हुए वाई सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, 0। तो बताओ एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, क्या जानते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, देखो x1 x2 के बारे में जरूर ध्यान देना, ये x1 x2 कोऑर्डिनेट है कहाँ से, ओरिजिन से, वो सब पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पर। ठीक, उसी तरह ये फॉर्मूला अगर वाई कोऑर्डिनेट में अप्लाई करोगे तो वो वाई कोऑर्डिनेट होगा, अगर जेड कोऑर्डिनेट में अप्लाई करोगे तो ओरिजिन से वो डिस्टेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हो कि x1 का वैल्यू m1 के लिए क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू x2 का वैल्यू बताओ कितना है, d डिवाइडेड बाई में बताओ ये कितना होगा, m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू, बताओ डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिखूँ, x सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, m2d डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2, दिख पा रहा। ठीक, हम अलग कोई भी मास दे, चाहे यहाँ पर m हो चाहे 2m हो, चाहे यहाँ पर m हो या 4m हो, कुछ भी वैल्यू दे, आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, आपको यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास का वैल्यू पता चल जाएगा। याद रखना कि ये एक सेंटर ऑफ मास वैल्यू कहाँ से मेजर किए हैं, फर्स्ट बॉडी से। ठीक, मतलब फर्स्ट पॉइंट मास से, क्योंकि यहीं पर हम क्या माने, ओरिजिन माने। ठीक, तो मान लो हम ये मान के चले कि एक सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पर मिल रहा है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। ठीक, अब ये देखो वैल्यू अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करना चाहें तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, m1 इक्वल टू m है और m2 इज इक्वल टू, बताओ कितना है, m है, तो ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो बताओ पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, m इंटू डी, क्योंकि m2 बराबर भी कितना है, m है, डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2, मतलब m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m विच इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, d बाई में, और d बाई में 2 बताओ इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ से भी प्रूफ हो गया। मतलब अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो बिना सोचे हुए आप किसी भी अनसिमेट्रिक मास के डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी आप क्या निकाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। ठीक, यहाँ पर देखो जैसे कि ये कैलकुलेट कर लिए, इसके लिए अगर देखोगे इस क्वेश्चन के लिए तो ये बताओ क्या हो जाएगा, इसका एक्सिस हो जाएगा, ये इसका बताओ क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बाद तुमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है। ठीक, अब मान लो इसमें मान लेते हैं I1, हम क्या मान लेते हैं, I1 लिख लो यहाँ पर, तो I1 इक्वल टू बताओ क्या चाहिए, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखो फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ध्यान देना कि यहाँ से अगर इधर तुम मूव करोगे तो जनरली हम लोग नंबर सिस्टम पर इसको क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव, और इधर बताओ साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। बट यहाँ पर देखो क्या है, स्क्वायर है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके बताओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक, अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो m1 बराबर कितना है, m इंटू r1 का वैल्यू बताओ कितना है, d बाई में 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, d बाई में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये भी देखो क्या आइडेंटिकल है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट 2 से। ठीक, यहाँ पर बताओ I1 इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, m d स्क्वायर बाई में 4 इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, कितना हो जाएगा, m d स्क्वायर बाई में 2। क्या बताओ, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले बताओ किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस बताओ क्या है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक, सबको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखना इसमें
कि कन्फिग्रेशन देखो सेम है, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और चेंज करके कुछ हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं क्या कि अभी भी देखो वही कन्फिग्रेशन है, हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अब सेंटर ऑफ मास के एक्सिस से नहीं निकाल रहे। कहाँ पर एक्सिस हम मान लिए, अब मेरा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो क्या निकालना है, I2। न तो कोई कन्फिग्रेशन में चेंज कर रहे हैं, न मास का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या चेंज करें यहाँ पर, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देख रहे हैं कि ये I2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक। वही मतलब सिचुएशन देखो वही है क्या कि ये M1 है और ये क्या है M2। तो M2 जो मेरा एक्सिस है वो कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट 2 से, इस पर परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास कर रहा है, M2 से पास कर रहा है। अगेन ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस सिस्टम का क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, ठीक। अब निकालोगे तो बताओ, यहाँ पर देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अगर I2 का वैल्यू लिखना अगर हम चाहें तो डायरेक्ट देखना, इसके लिए तो वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस M2 के लिए क्या होगा, 0, ठीक। और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, D। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कि M1 क्या लिखोगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। M1 का वैल्यू कितना है M, और R1 का वैल्यू कितना है D स्क्वायर, प्लस M2 का वैल्यू कितना है M इंटू 0, विच इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा M D स्क्वायर। ये बताओ किसका वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू आ गया, I2 का वैल्यू। ये देखो किसका वैल्यू था, I1 का। यार सिस्टम में कुछ हम चेंज नहीं किए, सिर्फ क्या चेंज किए हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको देखो यहाँ पर मैथमेटिकली भी आपको समझ में आ गया, अगर सिस्टम में हर एक पैरामीटर सेम रखते हो और सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखो वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस केस में I1 का वैल्यू कितना था MD स्क्वायर बाई में 2, और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना है MD स्क्वायर, ठीक। मतलब कि पिछले क्लास में हम आपको थ्योरेटिकली बताए थे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, चेंज होगा। वही चीज़ देखो हम यहाँ पर इसका मैथमेटिकली भी हम प्रूफ यहाँ पर बताएं अभी कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो अभी भी है वही, मासलेस रॉड है, दोनों एंड पर 2 पॉइंट मास अटैच करके रखे M1 M2, ठीक। एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक। तो इस रॉड पर परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक। तो ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान रहे हैं I, आपको चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बेटा जैसा अभी जस्ट हम आपको बताएं कि पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो मान लो कि यहाँ पर अगर आप ओरिजिन मानते हो, जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर ओरिजिन मानते हो तो बताओ ये वैल्यू हम अगर हम R1 मानते हैं और ये वैल्यू को हम क्या मानते हैं R2, ठीक। तो R1 बराबर बताओ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट निकालें X सेंटर ऑफ मास। याद कर यहाँ पर ओरिजिन मानते थे और ठीक यहाँ से X सेंटर ऑफ मास निकाले थे। बताओ उसका वैल्यू कितना आता, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताओ कितना था, M2D डिवाइडेड बाई में M1 प्लस M2। डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से बताओ क्या R1 डिस्टेंस निकाल लेंगे। R1 डिस्टेंस है क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक। अब देखो ये R1 निकाल लिए, R2 के लिए बहुत आसान है, R2 इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, देखो इस फिगर में D माइनस R1, और ये वैल्यू टोटल कितना है बताओ, ये R1 है और टोटल वैल्यू D है। तो बताओ ये वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, टोटल में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा R2। अब देखो ये D माइनस ये करोगे तो कितना हो जाएगा M2D डिवाइडेड बाई में M1 प्लस M2। तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा M1
डी डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। जैसा कि आप सेंटर ऑफ मास में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, m1 r1 इज इक्वल टू क्या होता है m2 r2। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास में सॉल्व होता है। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये फार्मूला मतलब ये रिलेशन यहाँ पर हम प्रूफ भी कर दिए। कुछ मत करो, इसमें m1 से मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना हो जाएगा, m1 m2 डी बाई में m1 प्लस m2, और इसमें क्या करो m2 से मल्टीप्लाई करो तो m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 m2 डी बाई में m1 प्लस m2। ये रिलेशन है। इससे सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होता है इस फार्मूला से। ठीक, अब देखो मोमेंट हमको फाइनली क्या निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या चाहिए, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सारा का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो देखो निकाल रहा हूँ यहाँ पर I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। चलो वैल्यू रखो, m1 r1 का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, क्या लिख दो इसको, m2 स्क्वायर डी स्क्वायर बाई में कितना होगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया हूँ, प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर। तो r2 स्क्वायर का मतलब स्क्वायर करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर डी स्क्वायर में बताओ कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, m1 m2 डी स्क्वायर बाई में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन निकल रहा है, निकाल लो। तो I इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, m1 m2 डी स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इधर से बताओ क्या बचेगा, m2 बचेगा, और इधर से बताओ क्या बचेगा, m1 बचेगा। तो दोनों का अरेंज करके लिखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। देखो ये m1 प्लस m2 ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बताओ यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, m1 m2 डी स्क्वायर बाई में बताओ कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो 2 पॉइंट मास के लिए, अब देखना क्वेश्चन जो डिस्कस करें 3 पॉइंट मास के लिए। देखो क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ बोर्ड पर कि 3 पॉइंट मास है और तीनों पॉइंट मास को कहाँ पर रखे हैं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर। ठीक, इसका साइड कितना दे रखा है A। हम जो मास कंसीडर कर रहे हैं वो आइडेंटिकल कंसीडर कर रहे हैं। आप डिफरेंट मास भी रहेगा, कंसेप्ट पता है, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, उसमें बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक या आपको कोई मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट में देखो I1 का वैल्यू निकालना है। ठीक, I1 है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ कहाँ से पास कर रहा है, पॉइंट मास m1 से पास कर रहा है, और इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है और यहाँ से पास कर रहा है। ठीक, तो बताओ इसके लिए तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका डिस्टेंस बताओ, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 मास का। तो दोनों मास के कैलकुलेट करने के लिए देखो इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मान लो ये फर्स्ट मास मानते हो, इसको क्या मानते हो, सेकेंड मास, और इसको क्या मानते हो, थर्ड मास, तो ये बताओ यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं R1 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहीं से एक्सिस क्या कर रहा है, पास कर रहा है। R2 बराबर भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा ना, जो किसके बराबर होगा, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल A। R3 के लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्चुअली में देखो R3 का देखो वैल्यू ये होगा, क्योंकि यही इस एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये R3 है। ठीक, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, आराम से ज्योमेट्री अप्लाई करके निकाल सकते हो। ये देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बताओ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और ये देखो कितना है 90 डिग्री। क्या बताओ ये इसका क्या हो जाएगा आपको, ये देखो ध्यान से देखो तो ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये वैल्यू आपको पता है साइड A के बराबर, ये एंगल पता है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि जितना ये वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा,
ये वैल्यू होगा। ठीक, मान लो अगर नाम देते हो तो ये पॉइंट O मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो और ये क्या मान लो, M मान लो। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बताओ क्या बन रहा है, OMA। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको पता है OA का वैल्यू पता है और क्या निकालना है, OM का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से देखो इसमें हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करें कि दोनों ये वैल्यू हमको पता, जो वैल्यू गिवन है वो रिलेशन उसमें यूज हो जाए। तब बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर बताओ क्या लिख सकते हो, cos 60 डिग्री इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, OM डिवाइडेड बाई में ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा, OA। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, OM डिवाइडेड बाई में A। तो OM इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, A cos 60 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, मतलब इसका वैल्यू बताओ कितना आ गया, A/2। आप हालांकि ये चीज़ हम बताएं उसके लिए जिसको कुछ भी बेसिक नहीं पता है, जिसको बेसिक पता है इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट वो क्या करेगा, ज्योमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करेगा, डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा, वो कितना हो जाए A/2। ये बताओ R3 बराबर कितना हो जाए, A/2। यहाँ पर लिख दो R3 बराबर A/2। अब लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला। तो बताओ I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। चलो सबका वैल्यू पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि R1 का वैल्यू जीरो है। सेकेंड टर्म के लिए बताओ कितना हो जाएगा, M2 का वैल्यू कितना है, M इंटू R2 का वैल्यू A स्क्वायर प्लस बताओ M3 बराबर कितना है, M इंटू R3 का वैल्यू बताओ कितना है, A/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो I1 इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 5MA स्क्वायर बाई में 4। सबको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस देखो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कन्फिगरेशन वही चीज़ है, सिस्टम में हम कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ कि देखो अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है मेरा ये है, ये एक्सिस ऑफ मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके अबाउट क्या निकालना हमको, I2 का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू। क्या होगा बेटा I2 का वैल्यू, अरे वही कंसेप्ट है। I2 इक्वल टू क्या करोगे, ये फार्मूला लिखोगे, तो ये फार्मूला लिखोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, R1 जीरो होगा और साथ में क्या होगा, R2 भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस दोनों पॉइंट मास से ही पास कर रहा है। R3 देखो अब ये होगा, R3 क्या होगा, ये आपका R3 के बराबर होगा। ठीक, R3 का वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये वैल्यू पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो बताओ क्या करोगे, यहाँ पर साइन 60 डिग्री इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, R3 डिवाइडेड बाई में क्या होगा, A। दिस इम्प्लाइज R3 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, A साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। आ गया R3 का वैल्यू। रखो, इसमें रखोगे तो बताओ इसमें ये वैल्यू कितना होगा, 0 + 0 प्लस M3 का वैल्यू M इंटू R3 का वैल्यू देखो कितना होगा, A√3/2 का होल स्क्वायर। ये विच मीन्स I2 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, M, ये कितना होगा √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3MA स्क्वायर बाई में 4। देखो सारा सिस्टम सेम है, कन्फिग्रेशन में कुछ चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ क्या चेंज किए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें देखो I1 का वैल्यू इतना आ रहा है और इसमें I2 का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों अलग अलग है। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हो, I1 इज नॉट इक्वल टू I2। एक मैं क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये होमवर्क ट्राई करना, नहीं होगा हमसे पूछना, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर समझो कि ये जो होमवर्क, जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये होमवर्क देखो क्या है कि वही कन्फिगरेशन में देखो हम कोई चेंज नहीं किए। क्या चेंज किए हैं कि अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर क्या है, ये मेरा बताओ क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्लेन पर परपेंडिकुलर है
और कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंट्रॉइड से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड से। इसके अबाउट हम क्या मान रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, तो आपको ये I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना, घर से ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट क्लास में हमको मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, I3 देखो क्या है, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो कि इस सिस्टम के प्लेन पर एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहां से पास कर रहा, इसके सेंट्रॉइड से। कहां से पास कर रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि यही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होता है। ठीक, तो घर से ट्राई करना, अगर ये सिमेट्रिक है तो यही इसका क्या होगा बताओ, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट होगा। क्यों, क्योंकि मास यहाँ पर देखो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक, तो देखना, इसको घर से ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं होगा तो फिर हम आपको अगले क्लास में इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलो बेटा, जैसा कि अगला क्वेश्चन देखना, स्क्वायर का केस लिए है, जिसका साइड कितना दे रखा है, ए, और चारों कॉर्नर पर आइडेंटिकल मास, पॉइंट मास रखे हुए हैं। ठीक, आपको निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3। ठीक, I1 देखो क्या है कि मान लो ये स्क्वायर है। ठीक, ये स्क्वायर है, इस पर यहाँ एक मास यहाँ पर रखें, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। तो I1 देखो ये है, ये एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ये स्क्वायर रोटेट कर रहा है। ठीक, दूसरा देखो क्या है, I2 देखो वो कौन सा, I2 क्या है, कौन सा एक्सिस है, वो एक्सिस जो कहाँ से पास कर रहा है, डायगोनल से। तो डायगोनल से देखो ये ऐसे एक्सिस पास कर रहा है, ये एक्सिस है। अब इसके अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तीसरा बताओ क्या है, I3 वो एक्सिस है जो इस स्क्वायर प्लेन के क्या है, स्क्वायर के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास कर रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। मतलब कि ये समझो कि ये इसका अगर सेंटर है, ठीक, और ये आपका स्क्वायर प्लेट कैसे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक, अब इन सब के अबाउट हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो I1 का वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलो देखो, I1 का अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या फॉर्मूला पहले लिखो, क्या लिखोगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस सिस्टम में टोटल कितना पॉइंट मास है, 4 पॉइंट मास है। ठीक, अब देखो कि मान लो अगर इसको मानते हो, जैसे फर्स्ट इसको मानते हो, इसको मान लो सेकेंड बॉडी मानते हो पॉइंट मास, थर्ड, और इसको क्या मानते हो, फोर्थ। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये दोनों पॉइंट मास का तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, 0। सिर्फ आपका इस दोनों पॉइंट मास के कारण क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। तो देखो इस एक्सिस से बताओ, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जा रहा है, इसके लिए भी a और इसके लिए भी a। तो वैल्यू अगर लिखोगे तो डायरेक्ट बताओ क्या हो जाएगा, M1 और I1, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 0, और इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 0। ठीक, इसका वैल्यू बताओ, M2 का वैल्यू कितना लिखे, MA स्क्वायर, और प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, MA स्क्वायर। तो I1 का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, 2MA स्क्वायर। चलो फिर फटाफट I2 का वैल्यू देखो निकाल रहा हूँ। तो I2 का वैल्यू देखो, ये अब एक्सिस बन गया मेरा, ये मेरा एक्सिस है। तो ये मेरा एक्सिस है, तो बताओ यहाँ पर M1 और M3, यहाँ पर M1 और M3 के कारण बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना हो जाए, 0। ठीक, सिर्फ कौन सा पॉइंट मास देगा आपका, 2 और 4। तो 2 और 4 के लिए निकालोगे अगर, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए होगा, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए भी होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेट है। ठीक, स्क्वायर में सारी चीज़ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आप निकाल सकते हो आराम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे, ये देखो, ये टोटल ये वैल्यू बताओ कितना हो जाता है, डायगोनल के बराबर। मतलब ये अगर वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, A
√2 हमको क्या चाहिए, क्योंकि ये कहाँ पर है एक्सिस सेंटर पर, इसका हाफ पोर्शन चाहिए। तो बताओ यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a√2 डिवाइडेड बाई में 2 विच इज इक्वल टू a बाई में √2। लिख दो यहाँ पर I2 का वैल्यू। I2 का वैल्यू लिखोगे तो देखो यहाँ पर 1 और 3 के कारण 0, सिर्फ 2 and 4। तो 2 and 4 में देखो क्या डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से लिख रहा हूँ, तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, a बाई में √2 का होल स्क्वायर। और ये भी देखो आइडेंटिकल मास है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इसके लिए क्या है, आइडेंटिकल है। तो डायरेक्ट इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ma² बाई में 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया ma²। ये बताओ किसका वैल्यू हो गया, I2 का वैल्यू। फिर थर्ड आपको बताओ क्या है, थर्ड क्या है बताओ, I3 का देखो सिचुएशन देखो आपका ये है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर चारों में से किसी पॉइंट मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अब जो एक्सिस है कोई भी पॉइंट मास से पास नहीं कर रहा है और सबके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या है, आइडेंटिकल है, विच इज इक्वल टू बताओ कितना है, a बाई में √2, मतलब हाफ ऑफ द डायगोनल का क्या है, वो हाफ वैल्यू है। ठीक, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा बताओ, ये वैल्यू a बाई में √2, ये भी a बाई में √2, ये भी a बाई में √2 और ये भी a बाई में √2। ठीक, डायरेक्ट देखो वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, I3 इक्वल टू, ये फार्मूला रखोगे, सारा का वैल्यू रखोगे तो बताओ सब आइडेंटिकल मास है, तो m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सबका क्या है, इक्वल है, विच इज इक्वल टू a बाई में √2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, और आइडेंटिकल है। ऐसा ऐसा बताओ कितना आइडेंटिकल पॉइंट मास है, टोटल नंबर ऑफ 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा, ma² बाई में 2 इंटू 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बताओ कितना हो जाएगा, 2ma², जैसा कि देखो निकाल लिया हम लोग I1, I2 एंड I3। ध्यान से देखना, इसमें देखो कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो पूछ सकते हो, हालांकि इसमें देखना बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है। ठीक, तो मेन हम आपको एक रफली हम आइडिया दे रहे हैं कि किसी भी पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करो। उम्मीद करता हूँ सब लोग अब कुछ कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस करता हूँ। चलो बेटा, ये समझना थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट आपका कंसेप्चुअल है, कौन सा, I2 का। ठीक, I1 और I1 एंड I3 का वैल्यू निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब जो फिगर है वो स्क्वायर नहीं है, वो क्या है, रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ दे रखा है L और विड्थ कितना दे रखा है, विड्थ हाइट कितना दे रखा है B। ठीक, मैं I1 नहीं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, आप I1 खुद कैलकुलेट कर लोगे, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आपको निकालना है, वो कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, मैं I3 भी नहीं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, क्या है कि इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो हर एक का पॉइंट मतलब हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसा कि आप निकाल सकते हो। मैं आपको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ I2। ये I2 बताओ, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकालना है, ये एक्सिस बताओ कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से, डायगोनल से। ठीक, तो डायगोनल से अगर ये पास कर रहा है तो अगेन देखना कि ये मान लो अगर पॉइंट मास 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो और इसको क्या मानते हो, 3 मानते हो और इसको मानते हो 4, तो I2 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 और 3 पॉइंट मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ कितना होगा, 0। ठीक, सिर्फ वैल्यू किसके अबाउट निकालना होगा, 1 एंड 4 का वैल्यू निकालना होगा इस एक्सिस के अबाउट। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, थोड़ा सा आप अगर मैथमेटिकली नहीं सोचोगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। गलती से यहाँ पर कंसेप्ट आप स्क्वायर का नहीं लगा देना, क्योंकि स्क्वायर के केस में जो डायगोनल का वैल्यू होता है ये तुम्हारा, वो इसका बताओ क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। रेक्टेंगल में ऐसा आपका केस नहीं आएगा,
यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका मिड पॉइंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा इस एक्सिस से। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका यहाँ से सेंटर से पास नहीं कर रहा है, जो कि ये केस आपका किस में होता था, स्क्वायर के केस में। ये सेंटर से अगर पास करता तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं था। क्या था, ये डायगोनल का हाफ वैल्यू ले लेते। बट यहाँ पर देखो हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो ये वैल्यू हम कुछ भी मान लिए, ये हाइट h मान ली, ठीक। तो जो वैल्यू देखो ये होगा वही वैल्यू यहाँ से सिमेट्रिक से बताओ क्या ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये भी आपका h का वैल्यू होगा, ठीक। तो ये वैल्यू देखो कैलकुलेट करने का दो मेथड है, थोड़ा सा समझना ये वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखो मेथड नंबर 1 मैं बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 हाइट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे कि मान लो यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लो, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। ये कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बताओ एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। बाय ज्योमेट्री हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर कि ये एक बड़ा वाला ये ट्रायंगल देखो, ये और ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकालो, कॉस थीटा का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो, कॉस थीटा। तो मतलब मार्क करोगे पॉइंट, तो ओ मान लो ये ए मान लिए, ये बी मान लिए और ये क्या मान लिए, सी। तो लिखना है यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी हम क्या निकाल रहे हैं बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बताओ क्या हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई में ये क्या होगा, बेस, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू बताओ कितना है, ये 90 डिग्री, ये एल और ये बी है। तो बताओ क्या लिख देंगे इसको, रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से बताओ क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा थीटा बताओ कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ध्यान से देखो, तो ये भी क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये पॉइंट मान लो एम मान लो, ठीक। तो अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या मान रहा, तो इसमें बताओ ओ एम सी, ओ एम सी। तो बताओ यहाँ पर भी अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि ये अगर बी है तो ये भी बताओ कितना होगा, बी। तो अगर ये हाइपोटेनस होगा तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू एच अपॉन कितना होगा, बी। इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखते दोनों कॉस थीटा क्या है, इक्वल है। तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इसके बाद देखना यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को क्या करो, इक्वेट करो। इक्वेट करोगे तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, एच बाई में बी इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, एल बाई में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हमको किसका वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू, क्योंकि एल और बी का वैल्यू क्या है, गिवन है। तो यहाँ से एच इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, एल बी डिवाइडेड बाई में रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आराम से वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ये देखो पहला मेथड है किसका वैल्यू निकालने का, एच का वैल्यू निकालने का। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो ये मैं क्वेश्चन ही दिया था सिर्फ I2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और स्टूडेंट को अक्सर यहीं पर प्रॉब्लम होता है कि जब I2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस एक्सिस से पॉइंट मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। मतलब कि यहाँ पर एच का वैल्यू फाइंड आउट करने में ही प्रॉब्लम आता है, ठीक। तो उसके लिए देखो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड में देखो डायरेक्ट यहाँ पर साइड में डायरेक्ट में दूसरा मेथड लिख रहा हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेथड नंबर 2 का एरिया से, कैसे एरिया से, इमेजिन करो कि ये जो रेक्टेंगल है दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है। मान लो ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये ट्रायंगल 2 हो गया। बेटा बताओ ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होता है,
एक ट्रायंगल देखो ये बन रहा है, ये और दूसरा ट्रायंगल ये दोनों इक्वल है। ठीक, तो ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या लिखोगे, हाफ। बेस का वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू होगा, और ये वैल्यू बताओ क्या होगा इस रेक्टेंगल के डायगोनल के बराबर, जो कि भी जस्ट निकाले कितना हो रहा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाइट बताओ कितना है यहाँ पर, एच है। तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा सेम वही एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का भी होगा। तो डायरेक्ट हम 2 से क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, ये जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बताओ ये टोटल एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दो, राइट, मतलब ये और ये एरिया टोटल निकालोगे तो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताओ क्या होता है, एल इंटू बी। तो 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट यहाँ से एच का वैल्यू आप निकाल लोगे, बताओ कितना हो जाएगा, एल बी डिवाइडेड बाय में रूट अंडर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो कितना आसानी से हम लोग निकाल लिए। ठीक, तो दोनों में से कोई भी मेथड जो भी आपको अच्छा लगे, आप एच का वैल्यू निकालो, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें, उसके बाद वैल्यू पुट करो। तो डायरेक्ट देखो I2 का मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो I2 इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस M4 R4 स्क्वायर, क्योंकि टोटल 4 पॉइंट मास है। ठीक, तो I2 के लिए देखो क्या हो जाएगा, 1 और 3 तो क्या हो जाएगा 0, 1 को भी 0 कर दो और 3 को भी 0 कर दो। ठीक, M2 और M4 दोनों आइडेंटिकल मास है, तो वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा, M देखो आइडेंटिकल मास भी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या है, आइडेंटिकल है। तो एक का वैल्यू निकालो और 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखिए समझ में आया। तो ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू 2, एच का वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो I2 इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 2m इंटू कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई में कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बेटा समझ में आया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो बेटा देखना अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉइंट मास का संख्या यहाँ पर देखो थोड़ा बढ़ाए हैं। अब बताओ कितना के लिए डिस्कस करें, 6 पॉइंट मासेज के लिए। ठीक, देखो जैसा कि एक दे रखा है रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक, जिसका साइड का वैल्यू कितना है a। ठीक, सबका साइड का वैल्यू a है, सब पर आइडेंटिकल पॉइंट मास रखे हैं इसके हर एक कॉर्नर पर। अब देखो इसमें टोटल 3 एक्सिस दिखा है, ये देखो I1 है, जो हॉरिजॉन्टल का एक्सिस है ये बताओ क्या है I1, ये जो वर्टिकल का एक्सिस है ये I2 है, और I3 वही कंसेप्ट है कि रेगुलर हेक्सागोन के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से। I1 एंड I2 आपका होमवर्क है। ठीक, कुछ नहीं है, केवल आपको कोऑर्डिनेट निकाला है। कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे। ये याद करो कोऑर्डिनेट हम निकालना बताए थे वेक्टर में। ठीक, तो थोड़ा वेक्टर का कंसेप्ट इसमें यूज करोगे, हर एक पॉइंट मास का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, आराम से सॉल्व कर लोगे। हम देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं I3 के लिए। I3 देखो ये मेरा एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक, इस एक्सिस से हर एक पॉइंट मास का देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा। और सबके लिए देखो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ क्या आइडेंटिकल होगा, हाँ बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। मतलब कि किसी एक का वैल्यू निकालो और क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट किसका वैल्यू पता चल जाएगा, I3 का। तो क्या निकाल पाओगे, अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद फिगर से समझ पा रहे हो कि अगर ये A है तो ध्यान से देखो ये कैसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कैसा फॉर्मेशन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है,
ये साइड आपको पता है ए, तो ये भी कितना होगा ए, और ये भी कितना होगा ए। ठीक, तो जो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, कंसेप्ट थोड़ा पता है, तो उसको पेन पे उठाने की ज़रूरत नहीं है। बट जिसको अगर नहीं पता है तो उसके लिए देखना यहाँ पर हमको चाहिए ये डिस्टेंस, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही मतलब सबके लिए क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। हम देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ये देखो लाइन, देखो इसका मिड पॉइंट बनेगा, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस बताओ कितना हो जाएगा, ए बाई में 2, कितना हो जाएगा, ए बाई में 2। ठीक, ये देखो 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल बताओ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बाई ज्योमेट्री, क्योंकि टोटल ये बताओ रेगुलर पॉलीगन टोटल सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, कितना बनाता है 360 डिवाइडेड बाई में n। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड आपका बताता है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड बताओ कितना है 6, तभी तो इसको क्या बोल रहे हैं, रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ 6 से डिवाइड करोगे तो बताओ इसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई में 6 इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। तो ये टोटल एंगल देखो कितना बना रहा, 60 डिग्री। ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल का देखो अलग से हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो कुछ इस टाइप का ऐसा फिगर अलग से ड्रॉ करोगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, ये एंगल देखो कितना है, ये 90 डिग्री है, ये वैल्यू देखो हमको पता है ए बाई में 2, और ये वैल्यू हमको कैलकुलेट करना जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर होगा। ठीक, एंगल देखो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जो मन करे वो लिख लो। देखो हम यही वैल्यू लिख दे रहे हैं, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू पता और ये वैल्यू कैलकुलेट करना, तो ये दोनों रिलेशन बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आएगा, साइन थीटा में। तो बताओ क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, ए बाई में 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बाई में 2 डिवाइडेड बाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ठीक, तो साइन 30 का वैल्यू बताओ कितना होता है, 1 बाई में 2 इज इक्वल टू ए बाई में 2 आर। ठीक, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बताओ कितना आ जाएगा आर, या क्या बोल सकते हो आर इक्वल टू ए। समझ में आया। ठीक, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, ए, जो कि यहाँ पर मैथमेटिकली भी हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक, जैसे कि ये इक्वेटर ट्रायंगल था, तो ये साइड ए है, तो ये भी कितना हो जाएगा ए, और ये भी कितना हो जाएगा ए, जो कि यही किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के बराबर है। लिख दो, सारा आइडेंटिकल है। तो देखो I3 की अगर वैल्यू लिखोगे बताओ कितना लिखोगे, फार्मूला तो ये हुआ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस m5 r5 स्क्वायर प्लस m6 r6 स्क्वायर। ठीक, सब आइडेंटिकल है, तो कोई एक वैल्यू निकालो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा m इंटू आर का वैल्यू बताओ, जस्ट अभी निकालें, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 6। तो बताओ यहाँ पर I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6m ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू घर पर ट्राई करना, जरूर ट्राई करना, प्रैक्टिस होगा आपका, नहीं सॉल्व होगा आप मेरे साथ डिस्कस करना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में और हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ 3D का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जैसे क्यूब का केस में। ठीक, हालांकि वो मतलब नीट वगैरह के एग्जाम में आता है कभी कभी। मेन देखो इसमें जो प्रॉब्लम आता है, जो क्वेश्चन आता है IIT और नीट में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि अगले क्लास से हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक, इसमें 1-2 क्वेश्चन और पॉइंट मास को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप क्या करो कि HC वर्मा का मतलब रोटेशनल मोशन का HC वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व करो, 1 से लेकर 10 तक। ठीक, इसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट ट्राई करो, कोई दिक्कत होता है मेरे साथ डिस्कस करना, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी ट्राई करो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।